देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। आजाद मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम था और शपथ में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी और एनडीए के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। देवेंद्र, सरिता, गंगाधरराव फडणवीस न्याय दिला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की तो महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण हो चुका है, लेकिन पर्दे के पीछे कई खेल ऐसे हैं जो बाकी हैं और ऐसे ही बड़े खेल की प्लानिंग में है डिप्टी सीएम अजित पवार। खबर यह कि छठी बार उप मुख्यमंत्री की शपथ लेकर रिकॉर्ड बनाने वाले अजित पवार फिर से अपने चाचा शरद पवार को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। खबर यह कि एनसीपी शरद पवार के कई सांसद पाला बदलकर बहुत जल्द अजित पवार के कैंप में आ सकते हैं। खबर यह कि अजित पवार ने अपनी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को शरद पवार के गुट के सांसदों से संपर्क करने और उनको खींचकर पार्टी में लाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। आपको याद होगा इसी हफ्ते अजित पवार का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो दिल्ली अकेले आए थे। उस समय उनके साथ थे एनसीपी सांसद सुनील तटकरे। माना यह जा रहा है कि उसके बाद से शरद पवार के सांसदों को तोड़ने की जो कवायद है, जो हलचल वो तेज हुई। अजित पवार के बेहद करीबी सहयोगी और विधायक अमोल मिटकरी ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के बाद यह खबर और ज्यादा हावी हुई। ट्वीट यह कि वो लोकतंत्र को बचाने जा रहे हैं। अरे वर्धा से लेकर भिवंडी के सांसद और 6 विधायक तक अपना बिगुल बचा लो। उनके हैशटैग बाल मित्र मंडल के बाहर देवगिरी और सागर बंगले चल रहे हैं। देवगिरी और सागर बंगले का क्या राज बताता हूं आपको। सागर बंगला वही है जहां अभी देवेंद्र फडणवीस रह रहे हैं और इसी बंगले में शरद पवार की पार्टी के नेता और भिवंडी के सांसद सुरेश माथुर ने मुलाकात की। सोमवार को मुलाकात हुई थी। हालांकि माथुर ने साफ किया कि वो निजी वजहों से फडणवीस से मिलने आए और अभी भी शरद पवार के साथ हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से पार्टी टूटने का इतिहास हालिया दिनों में रहा है, नेताओं के पाला बदलने का इतिहास और सरकार में दाखिल होने का इतिहास जैसा रहा है, उसमें हर मुलाकात के मायने। और यहां तो फिर भी महायुति की सरकार बन चुकी है। आज फिर दिल्ली से लेकर मुंबई तक पोस्टर वॉर देखने को मिला और इस बार यह पोस्टर वॉर नेताओं और कार्यकर्ताओं की टी शर्ट पर था। संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्षी सांसद आज काली जैकेट पहने हुए नजर आए। लेकिन राहुल गांधी ने जैकेट नहीं थी, लेकिन स्लोगन उनकी टी शर्ट पर वही था। लिखा था मोदी और अदानी एक हैं और अदानी सेफ है। हालांकि हमेशा सफेद टी शर्ट में रहने वाले राहुल गांधी ने जैकेट तो नहीं पहनी, लेकिन टी शर्ट पर यही नारा था। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर उसी मुद्दे को लेकर के हमला किया। आप अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराओगे कभी? आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अदानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मोदी और अदानी एक है, दो नहीं है, एक है। राहुल गांधी मोदी और अदानी को एक है तो सेफ बता रहे थे, तो मुंबई में आज शपथ ग्रहण के दौरान सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एक है तो सेफ हैं कि भगवा की टी शर्ट पहने हुए दिखाई पड़े। इस शपथ विधि कार्यक्रम में बहुत से लोग पहुंचे हैं जिन्होंने एक है तो सेफ है का जो टी शर्ट है ये पहना हुआ है। इसी से समझ में आता है कि प्रधानमंत्री का जो नारा था वो कितना प्रभावी हुआ इस चुनाव में, जो चुनाव के बाद शपथ विधि कार्यक्रम में भी दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने टी शर्ट ये जो पहना एक है तो सेफ है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इससे? एक साथ रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, सब मिलजुल के रह सकते हैं। इसके एक है तो सेफ है, एक कोई भी आने वाला वो सेफ है, इंडिया सेफ रहेगा। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मोदी सरकार में सबसे अच्छा काम करने वाले मंत्रियों में आते हैं। आपने हमेशा उनको, नितिन गडकरी को शांत देखा होगा, मुस्कुराहट के साथ अपनी बात वो हमेशा रखते आते हैं। भारत के हाईवे मैन हमेशा फुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं और इसकी बड़ी वजह है उनके मंत्रालय का काम, उनके मंत्रालय का परफॉर्मेंस। लेकिन जब संसद में विपक्ष ने गडकरी के मंत्रालय पर सवाल उठाए तो गडकरी ने जबरदस्त जवाब दिया और पहली बार संभव था, पहली बार संसद के अंदर गडकरी इतने गुस्से में दिखाई पड़े। रूप देखकर पक्ष तो छोड़िए, विपक्ष तो छोड़िए, सब लोग हैरान रह गए। पहले बताता हूं कि बात शुरू कहां से हुई, इसके बाद नितिन गडकरी ने क्या कहा यह भी सुनाऊंगा। दरअसल
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की खामियां गिनाई थी। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि एक्सप्रेसवे की खामियों की वजह से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। विपक्ष ने कहा कि अकेले दौसा में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। एक्सप्रेसवे पर लगाए गए ठेकेदारों और अफसरों पर कार्रवाई और जांच रिपोर्ट को लेकर भी विपक्ष ने केंद्रीय मंत्री से जानकारी मांगी थी। गडकरी पूरे देश में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को विश्वसनीय बताते हैं और विश्व स्तरीय भी बताते हैं। जब संसद में उनके मंत्रालय के काम पर सवाल दागे गए तो नितिन गडकरी ने योगी स्टाइल में बुलडोजर दौड़ा दिया। ऐसी पॉलिसी हमने बनाई कि अगर ऐसी कोई क्वालिटी का काम खराब कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक वो कोई टेंडर भर नहीं सकेगा। ऐसी भी पॉलिसी अब बनाई है और अधिकारी जो है उनको भी विशेष रूप से हम इसमें कार्रवाई करके उनको भी नोटिस देके सस्पेंड करेंगे। मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूं कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। इसी साल सितंबर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक वीडियो वायरल था। एक्सप्रेसवे पर राजस्थान के अलवर और दौसा क्षेत्र में सबसे ज्यादा सड़क हादसे हुए। इसकी वजह है सड़क का ऊंचा नीचा होना, खराब बैलेंस और गड्ढे, यही बताया गया। विपक्ष ने कहा कि दौसा में ही 50 से ज्यादा लोगों की मौत सड़क हादसों की वजह से हुई है। दूसरी तस्वीर उस रिपेयर वर्क की है जिसके बाद वो गड्ढा पूरी तरह से भरा गया और एक्सप्रेसवे फिर स्मूथ बना दिया गया। गडकरी अपने काम को लेकर गंभीर रहते हैं और अब उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि जो सड़क बनाने का ठेका लेगा वही उसका मेंटेनेंस भी करेगा। जहां ये लेयर में फर्क आया है इसके लिए हमने 4 कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार ठहराया है। उनके ऊपर नोटिसेस देकर हम उनको निश्चित रूप से टर्मिनेट करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो अधिकारी है इसमें जो मिस्टेक हुई है उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। क्वालिटी के बारे में हम किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि लोगों को सस्पेंड करना, जबरदस्ती रिटायरमेंट करके जो काम के लोग ने उनको निकालना और कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड करना। ऑलरेडी बड़े प्रमाण पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है। नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि वर्ष 2047 तक भारत की सड़कें अमेरिका से बेहतर होंगी और इसके लिए ही उनका मंत्रालय काम कर रहा है। संसद में दिया गया उनका जवाब भी लोगों के लिए चेतावनी है जो अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं। अब खबर असम से है जहां गौमांस पर बैन लगा दिया गया। यानी अब असम में किसी भी रेस्टोरेंट में, असम में किसी भी होटल में, असम में किसी भी सार्वजनिक जगह पर गौमांस नहीं परोसा जाएगा। इसके अलावा किसी सार्वजनिक स्थल या समारोह में गौमांस नहीं बिकेगा और ना ही परोसा जाएगा। लेकिन असम में बीफ बैन को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। असम में हेमंत बिस्वा सरकार ने जो फैसला दिया, असम में हेमंत बिस्वा सरकार ने गौमांस पर बैन लगाने की जो बात कही, उस मामले को लेकर पॉलिटिकल पार्टीज से लेकर धार्मिक संगठन तक एक्टिव हो चुके हैं। इस मामले में विपक्ष के जो नेता हैं उनकी तरफ से आवाज उठाई जा रही है। लोग दलील दे रहे हैं और जमीयत तो यहां तक कह रही है कि किसी भी राज्य में कौन व्यक्ति क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा, इस बात का अधिकार तय करने का सिर्फ उस व्यक्ति के पास है, सरकार के पास नहीं। और जमीयत ने साफ कहा कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। सीएम हिमंता ने ये तो क्लियर कर दिया कि अब असम में सार्वजनिक जगहों और होटलों में, रेस्टोरेंट्स में बीफ न पकेगा न ही परोसा जाएगा, लेकिन घरों में बीफ बनाने और खाने पर कुछ नहीं कहा। यानी असम में अभी भी घर में बीफ का सेवन कानून के तहत वैध है। असम के लोग बीफ को घर पर बना और खा सकते हैं। बीफ की बिक्री पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यानी सार्वजनिक जगह पर बैन और घर में छूट,
गोमांस पर हिमंता सरकार की इस नीति की वजह भी समझी जानी चाहिए। अनुमान के मुताबिक असम की करीब 40% आबादी बीफ खाती है। मुसलमानों और ईसाइयों के अलावा आदिवासी समूहों की बड़ी आबादी भी बीफ खाती है। असम में आदिवासी समूहों की खान पान संस्कृति में बीफ शामिल है, इसीलिए असम में गोमांस खाने और परोसने पर किसी तरह की रोक नहीं थी। वैसे हिमंता सरकार इससे पहले भी गोवंश हत्या के खिलाफ कानून ला चुकी है। 2021 में लागू किए गए असम पशु संरक्षण अधिनियम के तहत गायों के वध पर प्रतिबंध। बैल और सांड को भी तभी मारा जा सकता है जब वो 14 साल से ज्यादा उम्र के हों या काम करने के योग्य न हो। ये कानून हिंदू मंदिरों के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ की बिक्री पर भी रोक लगाता है। सार्वजनिक जगहों पर बीफ के सेवन पर बैन इसी का एक्सटेंशन है। हिमंता सरकार का ये फैसला न मौलानाओं को फूटी आंख सुहा रहा, न ही विपक्ष को समझ आ रहा। किसके घर में क्या पकेगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, ये कैबिनेट का विषय है ही नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने बीफ पर जो बैन लगाया है यह सरासर गलत है। पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुख्यमंत्री आसाम के मुस्लिम दुश्मनी पर उतरे हुए हैं। आरएसएस के प्रमुख नेताओं ने कहा कि इस देश में खाने पीने के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। तो आसाम में लगाया है तो गोवा में क्यों नहीं लगाया, नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं लगाया? अब विरोध तो होता रहेगा, लेकिन असम सरकार को ये कंफ्यूजन दूर करना चाहिए कि असम में अभी भी अगर लोग घर पर गोमांस का सेवन कर सकते हैं तो गोमांस आएगा कहां से। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात यूपी के मुख्यमंत्री के उस आदेश की जिसकी चर्चा आज बहुत है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है आवाज नीचे। लाउड स्पीकर को लेकर योगी सरकार का आदेश आया कि यूपी में तेज आवाज में कहीं भी लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, वो डीजे हो या कोई और जगह। सीएम ऑफिस के एक्स अकाउंट से ट्वीट किया गया कि तय मानकों से ज्यादा आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। एक मानक से ज्यादा आवाज में डीजे भी नहीं बजेगा और आदेश दिया गया कि जहां जहां नियमों का उल्लंघन हो वहां से लाउड स्पीकर उतार दिए जाए। और उसके साथ तात्कालिक तौर पर पुलिस के अधिकारी शहर शहर जा रहे हैं, शहर के कोने कोने में जा रहे हैं और आवाज लाउड स्पीकर की चेक की जा रही है। जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थानों पर वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। धर्मस्थलों से माइक उतर गए या उनकी वैल्यू कम हो गई। और मैं तो कहूंगा अगर आपकी आदत बदल कोई किसी धर्मस्थल पर बहुत तेजी के साथ बजाने का कार्य, माइक को बजाने का कार्य कर रहा, नजदीकी थाने को इसकी सूचना लिखी, सूचना देकर के मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत करवा। आप देखेंगे स्वयं ही अपनी आवाज को उस दायरे में आएगी जिस दायरे में आवाज को बोलनी। योगी सरकार ने अदालत के एक आदेश के बाद 2 साल पहले यूपी में लाउड स्पीकर पर लगाम लगाने का आदेश दिया था। सरकार के आदेश के बाद कई जगहों पर लाउड स्पीकर्स की आवाज डाउन हुई थी, तो वहीं 1 लाख से ज्यादा लाउड स्पीकर्स को हटा भी दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर योगी सरकार ने प्रशासन को इसकी जांच के लिए सड़कों पर उतार दिया है। 3 तस्वीरें देखिए। योगी की पुलिस सड़कों पर है, मोर्चा संभाल चुकी है। योगी आदित्यनाथ के आदेश का पालन हो रहा है। तेज बजने वाले लाउडस्पीकर्स के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। लखनऊ, बाराबंकी और मऊ में पुलिस एक्शन में आ गई है, अभियान चला रही है। अब धार्मिक स्थलों पर बजने वाली कान फाड़ू आवाज खामोश रहेगी और अगर फिर भी ऐसा हुआ तो खैर नहीं। योगी आदित्यनाथ के इस आदेश के बाद इसका कितना पालन हो रहा है या फिर इस पर लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, जी मीडिया की टीम ने इसका जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान डीजे और लाउड स्पीकर को लेकर निर्देश जारी किए हैं। हम इस वक्त लखनऊ के ही ऐशबाग के सबसे बड़े ईदगाह पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा जो लाउड स्पीकर हैं वो लगाए गए हैं और हर नमाज के वक्त इन लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। हालांकि पिछले आदेशों के बाद तमाम जगहों पर लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई की गई थी और उसके बाद तमाम जो लाउड स्पीकर हैं उनको तय मानक के अनुसार ही बजाने के निर्देश दिए गए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार तय मानक और तय समय में ही लाउड स्पीकर और डीजे का प्रयोग हो।
हम इस वक्त लखनऊ के ही राजेंद्र नगर के श्री महाकाल मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। धार्मिक आयोजनों में इन लाउड स्पीकर का प्रयोग होता है। जो लाउड स्पीकर है उसको वाकई में तय समय में तय मानक के अनुसार ही बजाना चाहिए ताकि जो और लोग हैं उनको किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। लाउडस्पीकर और डीजे के खिलाफ सीएम योगी के आदेश को लागू करने के लिए शहर शहर पुलिस प्रशासन की टीम जुट गई है। धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर, कार के हूटर और डीजे की आवाज, योगी का आदेश हर तरह के नॉइज पोल्यूशन के लिए है, लेकिन इस फैसले पर भी राजनीति शुरू हो गई। डीजे नहीं बजेगा और जो भी लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होगा वो नियमित रूप से किया जाएगा और ये फैसला सभी धार्मिक स्थलों पर समानांतर रूप से लागू किया जाएगा। ध्वनि प्रदूषण के लिए तो न्यायालय के भी आदेश हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ध्वनि प्रदूषण पर एक निश्चित डेसिबल के ऊपर साउंड नहीं जाना चाहिए। पहले भी जो है कार्रवाइयाँ हुई हैं, तमाम मस्जिदों से, तमाम मंदिरों से, तमाम और इंस्टीट्यूशन से जो है वहाँ पे आवाज़ को कम कराया गया है। 2 साल पहले जब पहली बार ये आदेश सामने आया था तब कई जगहों से खुद ब खुद लाउडस्पीकर्स को उतार दिया गया था और जहां नियमों का पालन नहीं किया गया वहां प्रशासन ने उतरवा दिया था। और अब एक बार फिर योगी के आदेश के बाद वही अभियान शुरू किया गया। जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थानों पर वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।